सो अभी तक हमने देखा कि गुई एक दूसरी एलियन को पहचान जाती है, इसलिए उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम स्कॉर्पियस प्लेनेट से हो। तो तब वो दूसरी एलियन हैरान होने लगी कि इस लड़की ने मुझे पहचाना कैसे, और फिर वो तभी गुई को अपने साथ साइड में लेकर जाने लगती है। बाय द वे इस एलियन का नाम है जिया, जो कि समझ चुकी है कि गुई भी एक एलियन है, इसलिए पहले उसे डांटती है कि तुम्हें पब्लिक में अपनी पहचान को ऐसे रिवील नहीं करना चाहिए। फिर बताने लगी कि मेरे हस्बैंड काई को मिस्टर चाव ने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ लिया है, इसलिए मैं उन्हें बचाने आई हूँ। गुई कहती है कि अच्छा ऐसा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कराने चल रही हूँ। बट जिया मना कर देती है, ये बताकर कि मिस्टर चाव ने अपने घर को हाई टेक्नोलॉजी से कवर कर रखा है, इसलिए हमारी मेंटल पावर वहाँ काम नहीं करेगी। गुई जब चेक करती है तो सच में एक शील्ड गुई की पावर को रोक देती है। फिर जिया सब बताने लगी कि मिस्टर चाव कितने ज़्यादा डेंजरस हैं एंड उन्होंने किस तरह मेरे हस्बैंड काई को पकड़ लिया था। और फिर अब गुई से उसका नाम पूछती है। गुई रियल नेम नहीं बताती बल्कि मोमो वाला नेम बता देती है। तो तब जिया ने समझाया कि तुम जिस भी इंसान की बॉडी में हो तुम्हें अब उसी की लाइफ को जीना चाहिए, बिल्कुल भी किसी को ये पता नहीं लगने देना है कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो, वरना ये लोग तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएंगे। गुई कहती है कि पर छुप के जीना मेरा स्टाइल नहीं। तो तब जिया कहती है कि प्लीज़ रियलिटी में वापस आ जाओ, क्योंकि अभी हम अपने लोगों के बीच में नहीं हैं बल्कि एक दूसरे प्लेनेट पर हैं। और फिर तभी गुई को अपनी हाफ मेंटल पावर देने लग जाती है, ये बताकर कि मैं कुछ देर बाद अंदर जाने वाली हूँ एंड तुमको मुझे किसी भी हाल में बचाने नहीं आना है। और फिर जब यहाँ से जाने लगी तो तब गुई उससे पूछती है कि तुम खुद से क्यों भाग रही हो, यानी तुम्हें पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। तो इस बात पर जिया जवाब देती है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके साथ मरने तक के लिए रेडी होते हैं। गुई पूछती है कि मतलब, मैं समझ नहीं पाई। तो तब जिया कहती है कि जब तुम किसी को प्यार करने लगोगी तो तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। गुई मन ही मन बोलने लगी कि मैं अपने प्लेनेट स्कॉर्पियस के लिए जी सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, लेकिन पता नहीं जिया प्यार के लिए ये सब क्यों कर रही है। पहले सीन कट होता है और अब रात में दिखाया जाता है कि कैसे मिस्टर चाव ने जिया को भी पकड़ लिया है, जिसे वो उसके हस्बैंड काई के साथ एक्सपेरिमेंट लैब में भिजवा रहे हैं। कार उन दोनों को यहाँ से ले जाती है, जिसके बाद मिस्टर चाव भी घर में वापस चले गए। तो तब गुई छुपकर इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया मिस्टर चाव पर, लेकिन फिर वो बोली कि प्यार बहुत ही डेंजरस होता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। वेल सीन कट होता है और अब हमें यू चैन दिखाया गया जो कि सोडा ढूंढ रहा है। फिर जब गुई घर आई तो उससे बोला कि जाओ मेरे लिए सोडे की बोतल खरीद के लाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। गुई पूछती है कि क्यों, क्या तुम्हारे पैर टूट गए हैं। तो वो उस पर गुस्सा करने लगा। गुई को अचानक जिया की बात याद आई कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देना है, इसलिए गुई मोमो की तरह रिएक्ट करने लगती है। और फिर तभी एक गिलास में काफ़ी सारी शुगर, पानी और सोडा डालकर यू चैन को दे देती है, ये कहकर कि सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में काफ़ी सारी शुगर ही तो होती है। यू चैन हैरान होता है गुई की इस बात से, इसलिए गुई जब साइड में आई तो तब उसने गुई के सर पर उस सारे पानी को डाल दिया और कहने लगा कि लो पहले तुम खुद ये बकवास सी चीज़ टेस्ट कर लो। और फिर रोज़ की तरह फिर से गुई को इरिटेट करने लगता है अपनी बकवास बातों से। गुई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा कि पहले वो यू चैन को अपनी पावर से दूर धक्का दे देती है और फिर उसके सर पर काफी जोर से एक चीज मारती है, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। गुई अब खुद से कहने लगी कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लूं, लेकिन इजीली अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। और फिर परेशान होने लगती है कि सच में इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना बहुत ही मुश्किल है। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू चैन अब जैसी होश में आया तो तब परेशान होने लगा कि भला मैं अपने रूम में कैसे आया हूँ एंड मेरे हाथ पर ऐसी चोटें कैसे आ गई। और जब यहाँ से उठकर जाने लगा तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। यू चैन अब अपने दोस्त से मिलता है और उसको पूरी बात बताता है कि कैसे कैसे मैं आज वापस अपने रूम में उठा जबकि मैं खुद से रूम में नहीं आया था। फिर कहता है कि पक्का मेरी सिस्टर कुछ तो कर रही है, यानी मैं जब जब बेहोश होता हूँ तो वही मेरे सामने होती है। दोस्त कहता है कि तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें मार के बेहोश करके रूम तक छोड़कर जाती है। ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो हवा जैसी हल्की है, एक फूंक मारने से उड़ जाएगी। तो तब यू चैन चुप हो गया। वेल अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहां आज गुई फाइनली स्कूल जा रही है, लेकिन पहले बैठकर अपनी डायरी रिकॉर्ड करने लगी कि मुझे आज मोमो की बॉडी में आए हुए 70 डेज हो चुके हैं और मैं आज स्कूल इसलिए जा रही हूँ ताकि मोमो की तरह उसकी जिंदगी को जी सकूं।
हूँ, क्योंकि मुझे जिया ने समझाया है कि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो लोग मुझे पहचान कर अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर चले जाएंगे। साथ ही अब मुझे मिस्टर चाओ की असलियत का भी पता लगाना है। अब गुई स्कूल के बाहर आई एंड स्कूल को काफ़ी ध्यान से देखने लगी, ये कहकर कि मेरे लिए इंसानों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर मैं सब कुछ ठीक से करने की कोशिश करूंगी। पहले हमें हैलान की क्लास दिखाई जाती है, जहां एक बार फिर एग्जाम हो रहा है, जहां हैलान खुश था क्वेश्चन पेपर को देखकर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चंस उसने ऑनलाइन भी देखे थे। फिर अब गुई की क्लास दिखाई जाती है, जहां भी सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जा रहा था। गुई पेपर पर कुछ लिख ही नहीं रही होती है, इसलिए टीचर पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रही, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो तब गुई सर हिला देती है कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि गुई गुस्सा कर रही है कि मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन टीचर ने मेरा ब्लड टेस्ट करवा दिया। तो तब जिनजिंग हंसने लगती है और कहती है कि झूठ बोलने पर हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सुन गुई मन ही मन बोली कि लेकिन मैंने तो शुरू से झूठ बोल रखा है कि मैं मोमो हूँ। जिसके बाद अब टेस्ट का रिजल्ट दिखाया गया, जहाँ एक बार फिर हैलान ने टॉप करा था, इसलिए एमी हैलान के लिए काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। तो ये सुन वो खुश होने लगा। पर अब हम गुई की क्लास का सीन देखते हैं, जहां मैथ टीचर उन स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं जो सब मैथ में फेल हो गए थे, इसलिए काफी कुछ बोल रहे थे। एक स्टूडेंट कहता है कि पर सर मैंने तो प्रैक्टिस करी थी। तो वो उसको और ज्यादा डांटने लगे कि झूठ मत बोलो, और जब स्टिक से उसके हाथ पर मारने ही वाले थे कि तभी गुई टीचर की स्टिक को पकड़ लेती है एंड बताने लगी कि अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो उसमें सिर्फ उसकी हार नहीं होती, बल्कि टीचर की भी हार होती है। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको सही से पढ़ाना नहीं आता। टीचर गुस्सा करने लगे कि आखिर कहना क्या चाह रही हो, जबकि तुम खुद क्लास की सबसे लो और डफर स्टूडेंट हो। तो तब गुई उन्हें साइड करती है एंड बोर्ड पे आकर टीचर के फॉर्मूला को ठीक करके लिखने लगती है कि किस तरह इसे इजी करके लिखा जा सकता है। और फिर जब उसने अपने फॉर्मूला के साथ सेम टेस्ट क्वेश्चन को सभी से पूछा तो इस बार सब लोग करेक्ट आंसर दे देते हैं। टीचर हैरान होने लगे कि ये तो क्लास की सबसे डफर स्टूडेंट थी, मुझे टक्कर कैसे दे रही है, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा लो जा चुका है। ऊपर से गुई ये और कह देती है कि टीचर आपको पढ़ाना नहीं आता, इसलिए आपको खुद चीज़ों को समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। तो तब सभी लोग इस बात पर क्लैपिंग करने लगे, यानी खुश थे कि इसने कैसे मैथ टीचर को सबक सिखा दिया। टीचर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो चिल्लाकर बोले कि अभी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, क्योंकि तुम्हें सब आता था लेकिन तुमने टेस्ट के टाइम बीमार होने की एक्टिंग करी थी। गुई मन ही मन कहती है कि ठीक है, मैं बुला लूंगी। तो वहीं ली फेंग खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ मोमो की डांट पड़ी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोमो की मॉम मोमो की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई हैं एंड टीचर को डांट रही हैं कि आप कैसे मेरी बेटी पर फेक सिक होने का इल्ज़ाम लगा सकते हो, लोग खुद देख लो उसकी रिपोर्ट। और हाँ, फिर दोबारा मेरी मोमो को डांटने की भी ज़रूरत नहीं। तो तब टीचर मोमो की मॉम से डरने लगते हैं और फिर तभी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मोमो ने स्कूल के सबसे हिटलर टीचर को सबक सिखा दिया। तो तब एमी बोली कि पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं। तो तब ली फेंग बताती है कि हाँ, ये सच है, मुझे खुद उस टाइम यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मैथ टीचर के सामने बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर हैलान आया, जिससे उसका दोस्त पूछने लगा कि क्या तुम्हें मोमो की ब्रेकिंग न्यूज़ पता है, मैथ टीचर वाली, वो सच में कितनी बदल गई है ना। तो तब हैलान बोला कि हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर एमी से वाटर बॉटल लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। तो तब एमी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि इसका मतलब हैलान अपना सारा इंटरेस्ट सिर्फ मुझ पर रखना चाहता है, जिसे ली फेंग भी टीज करने लगती है कि हाँ, ये सच में सिर्फ तुमको पसंद करता है। दूसरी तरफ मोमो की मॉम गुई को समझा रही होती है कि तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करके बुला लिया करो। गुई पूछती है कि लेकिन क्यों, यानी आप एक नॉर्मल इंसान हो, मेरी मदद कैसे करोगी। तो तब मॉम समझाने लगी कि भले ही कुछ मैटर्स में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तब भी तुम्हारी परेशानी को सुनकर तुम्हारे मन को हल्का कर सकती हूँ, तुम्हें अच्छे आइडियाज़ दे सकती हूँ, तुम्हें कैसे प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए ये समझा सकती हूँ, इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझना। और फिर जब जाने लगी तो तब गुई उन्हें देखते हुए बोली कि ऐसा पहली बार है जब किसी ने मुझसे कहा हो कि मुझे खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। वाकई में मोमो की मॉम बहुत ही अच्छी हैं। अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहां हैलान एमी के साथ स्टडी कर रहा था। गुई भी यहाँ होती है, जो कि फुल स्पीड से सभी बुक्स को रीड कर रही है।
तो तब ली फेंग बोली कि जरा देखो तो इसे, ये कैसे फिर से हेलान के सामने हीरोइन बनने आ गई। तो तब हेलान और एमी भी गुई को देखने लगे एंड समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है। इसलिए एमी बोली कि इस ड्रामेबाज लड़की को सब इग्नोर करो, लेकिन वही गुई अच्छे से सभी बुक्स को कुछ ही सेकंड्स में रीड कर रही थी, यानी कि अब उसने मोमो की क्लास की सभी बुक्स को अपने माइंड में सेव कर लिया है। जिसके बाद अब हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ सब ब्रेक टाइम में बाहर होते हैं। तो तब गुई भी बाहर थी, लेकिन तभी देखती है कि ली फेंग जिनजिंग के पास खड़ी है, जैसे कि जिनजिंग को बुली कर रही हो, जिस वजह से जिनजिंग रो रही है। इसलिए गुई जल्दी से ली फेंग के पास आई और उसे जिनजिंग से दूर कर देती है, यानी कि ली फेंग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, ये कहते हुए कि मेरी दोस्त जिनजिंग को बुली करने की जरूरत नहीं। सभी लोग शॉक होते हैं इस सीन को देखकर। तो वहीं जिनजिंग समझाती है कि नहीं मोमो, ली फेंग मुझे बुली नहीं कर रही थी, बल्कि हम सब तो मूवी देख रहे थे, इसलिए मैं इमोशनल सीन पर रोने लगी थी। गुई को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने ली फेंग से माफ़ी मांगी। ली फेंग को काफ़ी अजीब लगा कि ये मुझे सॉरी कर रही है, और फिर अब जिनजिंग और गुई साथ में यहाँ से जाने लगती हैं, जहाँ गुई ने बताया कि मैं लोगों के इमोशंस को समझ नहीं पा रही हूँ। तो तब जिनजिंग बोली कोई नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। फिर जिनजिंग गुई को अपने घर लाकर क्लास देती है, जहाँ पहला टॉपिक था एक्साइटमेंट। इसलिए गुई से बोली कि तुम सोचो कि जैसे तुम्हें बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है काफ़ी सारा हार्डवर्क करने के बाद, तो तब तुम कैसे रिएक्ट करोगी। गुई एक्साइटमेंट की एक्टिंग करके दिखाने लगी। तो तब जिनजिंग कहती है कि नहीं, ये तो फेक एक्टिंग लग रही है, और फिर तभी खुद भी एक्टिंग करके दिखाती है। तो तब उसके बाद गुई ने एकदम परफेक्ट एक्टिंग करी। नेक्स्ट टॉपिक होता है डिप्रेशन। इसलिए जिनजिंग बोली कि ऐसे सोचो कि अभी अभी तुम्हें जो एडमिशन मिला था अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो कैंसिल हो चुका है, तो तुम कैसे परेशान होगी। तो तब गुई डिप्रेशन में जाने की एक्टिंग करने लगती है कि हाँ मैं इस तरह से परेशान होने लगूंगी। अब है टॉपिक वरी का। इसलिए जिनजिंग बोली कि सोचो तुम्हारा वॉलेट कहीं खो चुका है, जिस वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो तब गुई ने परेशान होने की एक्टिंग करी। साथ ही बीच बीच में जिनजिंग भी सिखा रही होती है कि एकदम रियल रिएक्ट कैसे करा जाता है। अब वो उसे ब्रेकअप का बताती है कि जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, यानी दिल टूट जाता है, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। गुई ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगी कि ऐसी सिचुएशन में शायद मुझे बहुत सारी पी लेनी चाहिए, और फिर तभी नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। तो तब जिनजिंग बोलती है कि नहीं, जब हमसे हमारा प्यार छिन जाता है या हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा हो जाता है, तो हमें रोना चाहिए, और फिर नीचे बैठकर रोने लगी। गुई भी सेम करती है, यानी नीचे बैठकर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, और जब बाद में इन सभी चीज़ों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, तो तब जिनजिंग कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारे अंदर भी सभी इमोशंस आ चुके हैं, तभी तुम फनी चीज़ पर हंस पा रही हो। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगी, बैलून्स फेंक फेंक कर, फिर लेट कर मन की बातें करती हैं, जहाँ जिनजिंग भी गुई को यही सब चीज़ें बताती है कि मैं स्टडी के बाद, यानी जब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगी, तो मैं अपने प्यार को ढूंढूंगी और फिर उससे शादी कर लूंगी। तो तब गुई को समझ नहीं आया कि अर्थ पर लोग प्यार के पीछे पागल क्यों रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यू चेन गुई के आने का इंतजार कर रहा है, ताकि अपना न्यू लैपटॉप गुई को दिखाकर उसे टीज कर सके, शो ऑफ कर सके। और जब गुई आई तो वो सच में गुई को देखकर टीज करना शुरू कर देता है कि अरे वाह, देखो कितना अच्छा लैपटॉप है, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तुमने तो ऐसा लैपटॉप देखा भी नहीं होगा, लेकिन अब भी इसे बस दूर से देख लो, क्योंकि छूने तो मैं इसे तुम्हें दूंगा नहीं। कि तभी गुई यू चैन से वो लैपटॉप छीन लेती है एंड यू चैन के मांगने पर उसके हाथ को काफ़ी बुरी तरह मोड़ देती है। फिर बोली कि अब से ये मेरा है, या पहले मुझे इसे यूज़ करने दो, और फिर तभी घर के अंदर चली गई। तो तब यू चैन खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपने लैपटॉप की शो ऑफ करने की, अब ले गई ना मुझसे वो उसे छीन कर। तो वहीं गुई हाई टेक्नोलॉजी लैपटॉप के साथ एक बार फिर रेडी है अपने प्लैनेट से कांटेक्ट करने के लिए। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि गुई अपने प्लैनेट से कांटेक्ट कर पाती है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.